नमस्कार, मैं इनांश मैकेट्रॉनिक क्लब 419 टीम के एफआरसी डिवीजन का कप्तान एगेमन ओनवर रुनान हूँ। खान एकेडमी और आईएमसी के सहयोग से तैयार की गई हमारी फर्स्ट शैक्षिक सामग्री श्रृंखला के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रोबोटिक्स क्षेत्र में फर्स्ट प्रतियोगिताएं कैसे आकार लेती हैं, विभिन्न आयु वर्गों के लिए इन्हें कैसे अनुकूलित किया जाता है और मूल रूप से रोबोट्स के पास कौन-कौन से सिद्धांत होने चाहिए तथा प्रतियोगिताओं की सरल शब्दों में सामग्री के बारे में बताऊंगा और इन सब का संक्षिप्त सार प्रस्तुत करूंगा। हाँ, फर्स्ट वास्तव में एक छात्र के लिए इंजीनियरिंग यात्रा की शुरुआत का बिंदु बनकर उभरता है, वह भी कम उम्र से ही। और ये भी विभिन्न डिवीजनों में विकसित होकर और विशिष्ट क्षेत्रों में बाँटकर फर्स्ट की प्रतियोगिता श्रेणियों के भीतर आकार लेते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। इस संदर्भ में फर्स्ट के पास विभिन्न आयु वर्गों को ध्यान में रखते हुए प्रतियोगिता का एक व्यापक संग्रह है। इस तरह यह एक ऐसा संगठन बन गया है जिसने चुनौतियों को अनुकूलित किया है और आयु वर्गों के अनुसार स्टेम क्षेत्र, इंजीनियरिंग और फर्स्ट के मूल्यों, नैतिकता, आचार और सहिष्णुता को लोगों में समाहित करने के लिए विभिन्न वातावरण बनाने का अवसर प्राप्त किया है। इस बिंदु पर फर्स्ट के अंतर्गत वास्तव में 3 मुख्य प्रतियोगिताएं शामिल हैं। इनके अंतर्गत आयोजित की जाने वाली रोबोटिक्स प्रतियोगिताओं के नाम भी आप यहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट लेगो लीग, फर्स्ट टेक चैलेंज और फर्स्ट रोबोटिक्स कंपटीशन, जो कि सरल से लेकर अधिक उन्नत स्तर तक क्रमबद्ध हैं। जब हम आयु वर्गों को देखते हैं, तो हम प्रतियोगिताओं की कठिनाइयों के बारे में वास्तव में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। फर्स्ट लेगो लीग के पास एक व्यापक आयु सीमा है और यह छोटे बच्चों से शुरू होने वाली एक श्रेणी भी प्रदान करता है, जबकि टेक चैलेंज आमतौर पर मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के मिश्रित स्तर तक पहुंच जाता है। रोबोटिक्स कंपटीशन भी सामान्यतः तुर्की शिक्षा पाठ्यक्रम के अनुसार हाई स्कूल स्तर के छात्रों के लिए एक प्रतियोगिता बन गई है। मूल रूप से जब हम फर्स्ट लेगो लीग को देखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसका सिस्टम अधिक सरल है। टेक चैलेंज में यह मध्य स्तर तक पहुंचता है और रोबोटिक्स कंपटीशन में यह फर्स्ट द्वारा प्रस्तुत प्रतियोगिताओं में सबसे उच्च स्तर तक पहुंच जाता है। इस बिंदु पर मैं फर्स्ट लेगो लीग से शुरू करना चाहता हूं। फर्स्ट लेगो लीग वास्तव में एक छात्र के लिए रोबोटिक्स और इंजीनियरिंग क्षेत्र से पहली बार परिचित होने का चरण है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट का असली उद्देश्य यह है कि छात्र थोड़े बहुत मॉड्यूलर सिस्टम्स को जोड़कर एक तार्किक संरचना वाला यांत्रिक रोबोट बना सकें और एल्गोरिदम सिस्टम्स को थोड़ा और बेहतर समझ सकें, ताकि आगे चलकर अगर वे इंजीनियरिंग की ओर बढ़ना चाहें, तो वे न केवल खुद को इंजीनियरिंग क्षेत्र में व्यक्त कर सकें, बल्कि अन्य फर्स्ट प्रतियोगिताओं के लिए भी खुद को तैयार कर सकें। इस बिंदु पर वास्तव में हम कह सकते हैं कि फर्स्ट प्रतियोगिताएं अपने आप में एक पाठ्यक्रम की तरह काम करती हैं। अब लेगो लीग की बात करें तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह लेगो आधारित है, लेगो के सहयोग से बनाई गई है और इसमें सेंसर, मोटर और मैकेनिज्म के एकीकरण के साथ एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। दूसरी ओर सॉफ्टवेयर हिस्से में भी ब्लॉक कोड्स का उपयोग किया जाता है, ताकि 4 साल की उम्र से शुरू होने वाले व्यक्ति भी आसानी से इस सिस्टम के साथ अनुकूलित हो सकें और उनकी एल्गोरिदम हल करने तथा समस्याओं को सुलझाने की क्षमता भी विकसित हो सके। इस दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण प्रणाली के रूप में सामने आती है, ऐसा कहा जा सकता है। फर्स्ट लेगो लीग फर्स्ट प्रतियोगिताओं में सबसे छोटे मैदान प्रणाली वाली एक प्रतियोगिता डिवीजन है, जिसमें लगभग एक मेज के आकार के मैदान पर भी प्रतियोगिता आयोजित की जा सकती है। इस मैदान पर मौजूद रेखाएं हों, अलग-अलग तरीके से चलाए या स्थानांतरित किए जाने वाले ऑब्जेक्ट्स हों या फिर ले जाने वाले लॉजिस्टिक मिशन हों, ये सभी इस टेबल के अंदर अलग-अलग हिस्सों में विभाजित किए जाते हैं, जिन्हें रोबोट्स द्वारा पूरा किया जा सकता है या पूरा किया जाना होता है। और फर्स्ट लेगो लीग में असल में रोबोट्स को एक दूसरे से अलग करने वाली चीज पूरी तरह से इन मिशनों को पूरा कर पाना, कम उम्र के छात्रों को टीम वर्क में ढाल पाना और रोबोट्स की रचनात्मकता का स्तर होता है। एफएलएल रोबोट्स की संरचना को आमतौर पर देखें तो इस बिंदु पर वे सरल संरचना वाले और स्पष्ट मिशन मैकेनिज्म वाले होते हैं। जैसा कि बताया गया है, लेगो के पास मौजूद हिस्से यानी लेगो के सहयोग से बनाए गए हिस्से, मोटर और सेंसर शामिल होते हैं। मूल रूप से हमें पता है कि इनमें लॉजिस्टिक्स और लाइन फॉलोइंग जैसी मुख्य जिम्मेदारियां होती हैं, विभिन्न थीमेटिक क्षेत्रों और विश्व समस्याओं के संदर्भ में तैयार किए गए खेलों के माध्यम से। और इस बिंदु पर एफएलएल रोबोटों में हम देखते हैं कि एल्गोरिदम उन्हें पहले से सिखाया गया है, यानी वे ब्लॉक कोड से लिखे गए कोड को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं और वे मैदान के अंदर इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। इसके अलावा एफएलएल के लिए कहने वाली बातें असल में यही हैं। जब हम फर्स्ट टेक चैलेंज पर आते हैं, तो इस बिंदु पर प्रतियोगिता वास्तव में थोड़ी और रचनात्मकता के अनुकूल हो जाती है, क्योंकि एफटीसी की तुलना में इस प्रतियोगिता में पुर्जों की विविधता अधिक है।
इस बिंदु पर रोबोट धातु और यांत्रिक हिस्सों से बने होते हैं। जब हम रोबोट की संरचना को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि आकार में यह एफएलएल के रोबोटों से बड़ा होता है। इस बिंदु पर एफटीसी की एक और खासियत भी है। इस बार इसमें जावा आधारित एक सॉफ्टवेयर सिस्टम भी शामिल हो जाता है। लेकिन इस बिंदु पर हम देखते हैं कि फर्स्ट द्वारा प्रदान किए गए सॉफ्टवेयर सिस्टम में जावा और ब्लॉक आधारित एप्लीकेशन को एक दूसरे के साथ एकीकृत किया जा सकता है। यानी छात्र वास्तव में ब्लॉक आधारित कोड लिखकर उसका जावा संस्करण देख सकते हैं, या अगर वे जावा के साथ काम नहीं करना चाहते तो वे ब्लॉक से ही आगे बढ़ सकते हैं। ये भी वास्तव में एक महत्वपूर्ण शिक्षण तंत्र के रूप में सामने आता है, क्योंकि ये प्रतियोगिता में आजकल हम जो उपयोग करते हैं, यानी हाई स्कूल स्तर पर उपयोग की जाने वाली लिखित रूप में विकसित की गई सॉफ्टवेयर भाषाओं को छात्रों में आत्मसात कराने के लिए एक अहम तरीका है। जब हम मैदान के आकार को देखते हैं तो ये थोड़ा बड़ा है। अगर आप वैक्स कर रहे हैं तो मैदान का आकार औसतन थोड़ा बहुत एफटीसी के मैदान जैसा ही है। यह एक मध्यम आकार का मैदान है और हम देख सकते हैं कि इसमें एफएलएल की तुलना में कार्य थोड़े अधिक जटिल हैं। खेल के टुकड़े, जिन्हें हम गेम पीस कहते हैं, वे थोड़े बड़े हो जाते हैं और हमें एक ऐसा मैदान मिलता है जो रोबोट्स के लिए अनुकूलित किया गया है। इन एफटीसी रोबोट्स में यांत्रिक डिजाइन और नियंत्रण शक्ति भी प्रमुख भूमिका में होती है, और फर्स्ट टेक चैलेंज का मैदान आमतौर पर ऐसा होता है जिसमें व्यक्ति अपने अपने रोबोट्स को व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित करते हैं और वे प्रतिस्पर्धा करते हैं। एफटीसी रोबोट्स की बात करें तो नियंत्रण का पहलू इसमें थोड़ा और शामिल हो जाता है। इसीलिए वास्तव में कार्यक्षमता और व्यक्ति की नियंत्रण योग्यता खास तौर पर एफटीसी रोबोट्स में प्रमुख हो जाती है। इस बिंदु पर एफटीसी में हम देखते हैं कि उठाने वाले मैकेनिज्म बाहों या परिवहन प्रणालियों के जरिए खेल के टुकड़ों को मैदान में दिए गए कार्य के अनुसार नियंत्रित किया जा सकता है। यहाँ पर निश्चित रूप से एनकोडर और सेंसर जैसी प्रणालियाँ, जिन्हें हम एफआरसी में थोड़ी और विस्तार से देखेंगे, इन प्रणालियों का रोबोट्स में एकीकरण किया गया है, यह भी हम देख सकते हैं। बिल्कुल, ऑटोनोमस और ड्राइवर कंट्रोल के साथ-साथ हम देखते हैं कि एफआरसी की तरह ही दोनों को मिलाकर प्रतियोगिताओं में शामिल किया जाता है। हाँ, जब हम फर्स्ट रोबोटिक्स कंपटीशन डिवीजन को देखते हैं, तो 4191 के रूप में आज हम भी जिस प्रतियोगिता डिवीजन में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, वह फर्स्ट रोबोटिक्स कंपटीशन है। इसीलिए वास्तव में टीम के सदस्यों के रूप में यह एक ऐसा प्रतियोगिता कॉन्सेप्ट है, जिस पर हमें थोड़ी ज़्यादा पकड़ है। रोबोटिक्स के लिहाज से हम यहाँ और भी बड़े और अधिक शक्तिशाली इंडस्ट्रियल रोबोट्स देखते हैं। यहाँ हम फर्स्ट टेक चैलेंज के रोबोट्स की तुलना में 2.5 गुना बड़े रोबोट्स की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर सुरक्षा प्रदान करने के लिए एफआरसी रोबोट्स में बम्पर नामक एक सिस्टम का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वास्तव में एफआरसी में होने वाली प्रतियोगिता बहुत तेज गति से प्रतिस्पर्धा करने वाली होती है, और रोबोट्स की ऑटोनोमस क्षमताएं और उनकी विशेषताएं, इस बिंदु पर जो योग्यताएं वे दिखाते हैं, वे रोबोट्स की प्रतियोगिता में सफलता को बड़े पैमाने पर निर्धारित करती हैं, क्योंकि ये वे सिस्टम्स होते हैं जो सेंसर और सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन को सबसे स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करें तो फर्स्ट रोबोटिक्स कंपटीशन के रोबोट्स एक ऐसे सिस्टम का उपयोग करते हैं जिसमें जावा भाषा और परिभाषित की गई लाइब्रेरीज का इस्तेमाल होता है, और इनके साथ साथ फर्स्ट द्वारा समर्थित मोटर, सेंसर या एनकोडर सिस्टम्स से लैस सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को आपस में कैलिब्रेट करके यह सॉफ्टवेयर सिस्टम एक तरह से रोबोट के भीतर संचार तंत्र को नियंत्रित करता है। इस बिंदु पर फर्स्ट रोबोटिक्स कंपटीशन में खासकर चढ़ाई वाला हिस्सा, जिसे आप सबसे दाईं ओर की तस्वीर में देख सकते हैं, प्रतियोगिता के भीतर सबसे ज्यादा अंक दिलाने वाले हिस्सों में से एक होता है, और लगभग जब से मैंने शुरू किया है तब से लेकर अब तक सभी प्रतियोगिताओं में चढ़ाई का पहलू मौजूद रहा है। इस बिंदु पर चढ़ाई के संबंध में अपनाई जा सकने वाली रणनीतियां, रोबोट के अंदर उसकी अपनी कैलिब्रेशन, टीम का प्रतियोगिता के दौरान समन्वय, चूंकि हर रोबोट 2 ड्राइवरों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इसलिए इस बिंदु पर उनके बीच की संचार व्यवस्था और सॉफ्टवेयर मैकेनिकल पक्षों का भी ड्राइवरों के अनुसार अनुकूलित होकर एक सिस्टम में एकीकृत होना एफआरसी डिवीजन में प्रतियोगिता के दौरान एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है। एफआरसी रोबोटों की सामान्य विशेषताओं को देखें तो आप यहाँ 4191 द्वारा पहले बनाए गए एक रोबोट को भी देख रहे हैं। एफटीसी और एफएलएल की तुलना में हम देखते हैं कि इसमें काफी जटिल और यांत्रिक प्रणालियां मौजूद हैं। इस बिंदु पर हम कह सकते हैं कि अलग-अलग मॉड्यूलर रूप में व्यवस्थित इस मॉड्यूलर प्रणाली को इंजीनियरिंग सिद्धांतों के अनुसार एक रोबोट के भीतर वास्तव में एक संयुक्त रूप में लाया गया है। हम देखते हैं कि वे एक से अधिक कार्यों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ इस रोबोट में देख सकते हैं,
इसमें ज़मीन से कोई सामग्री उठाकर उसका उपयोग करना, फिर उसे लिफ्ट सिस्टम के ज़रिए ऊपर पहुँचाना और अंत में उसे किसी अन्य सिस्टम या फ़ील्ड एलिमेंट के अंदर छोड़ना, ये सब एक ही रोबोट के भीतर करना ज़रूरी होता है। ये हम देख सकते हैं। जो कि एफएलएल और एफटीसी में थोड़े कम स्तर पर, खासकर एफएलएल में सबसे सरल स्तर पर देखा जाने वाला एक सिस्टम है। जैसा कि मैंने बताया, हम देखते हैं कि ऐसे रोबोट बनाए जाते हैं जिन्हें दोनों ऑटोनॉमस और टेलियोएनपी यानी ड्राइवरों द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले सिस्टम में इस्तेमाल किया जा सकता है और साथ ही टीम की मैच रणनीति के अनुसार यानी 3 अपनी टीम के 3 रोबोटों में से असल में ऐसे रोबोट हो सकते हैं जो ज़्यादा डिफेंस खेल सकते हैं। ऐसे रोबोट हो सकते हैं जो अटैक में खेल सकें या जो पूरी तरह से पॉइंट्स पर केंद्रित हों। इनमें से कौन-सा खेलना है, उसके अनुसार डिज़ाइनों का काफ़ी हद तक आकार लेना और विविध होना हम एफआरसी के भीतर वास्तव में देख सकते हैं। और दरअसल व्यक्तिगत रूप से मुझे प्रतियोगिताओं में सबसे ज़्यादा उत्साहित करने वाले बिंदुओं में से एक भी यही रणनीति का विषय है। क्योंकि अगर आपकी रणनीति खराब है, तो चाहे आप कितना भी अच्छा रोबोट बना लें, ऑटोनॉमस में तो आप अंक ले सकते हैं, लेकिन टेलियोनप हिस्से में अंक नहीं ले पाएँगे। और एक कमज़ोर दिखने वाला रोबोट भी वास्तव में मैच रणनीति के साथ आगे निकल सकता है। और रणनीतिक तत्व वास्तव में खासकर थर्ड पिक के लिए, यानी वे खिलाड़ी जिन्हें टीमें आखिरी चरणों में चुनती हैं, उन्हें आगे लाते हैं क्योंकि वे खुद को अंक दिलाने पर केंद्रित होते हैं और खासकर फाइनल मैचों में सिस्टम्स को प्राथमिकता दी जाती है। ये हम चुनावों में देखते हैं। हाँ, मेरे हिसाब से डिवीज़न के बारे में बताने के लिए ये मुख्य बातें थीं। अब अगले पाठों में रोबोट के संदर्भ में हमें क्या-क्या देखने को मिलेगा। तो अपने दोस्त आल्प के साथ, जो कि ईमीसी टीम के कप्तान हैं, हम एफएलएल, एफटीसी और एफआरसी टीमों के और एफआरसी डिवीजनों की सामान्य विशेषताओं के बारे में थोड़ी और विस्तार से बात करेंगे। साथ ही हम उन बुनियादी तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे जो रोबोट्स में हो सकते हैं, मॉड्यूलर सिस्टम्स के बारे में और पिछले प्रतियोगिताओं में बनाए गए प्रतियोगिता कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी थोड़ा बताएंगे। अगर यह आपकी फर्स्ट टेक की पहली यात्रा है तो आपको शुभकामनाएँ और अगर आप लगातार इसमें भाग ले रहे हैं, तो आपकी सफलताओं की निरंतरता की कामना करता हूँ। आप हमसे हर मामले में संपर्क कर सकते हैं। हम आपके सुझावों का प्यार से स्वागत करेंगे। आप हमारे संपर्क अनुभाग तक भी यहाँ से पहुँच सकते हैं। हमारे पीआर विभाग से बेरिल, आयशे सारे और एमरे अकीफ के संपर्क नंबर भी यहाँ उपलब्ध हैं। हाँ, इस पाठ में मेरे साथ शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।